बीकन हाई स्कूल, कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, पाठ शुक्र तारे के समान। इसका हमने पहला भाग देख लिया है। अब हमें आज दूसरा भाग करना है। भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। सानी का मतलब उनके जैसा अक्षर निकालने वाला, लिखने वाला। वायसराय के नाम जाने वाले गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाते थे। उन पत्रों को देख देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वायसराय लंबी सांस लेते रहते थे। भले ही उन दिनों ब्रिटिश सल्तनत पर कहीं सूरज न डूबता हो, लेकिन उस सल्तनत के छोटे बादशाह को भी गांधी जी के सेक्रेटरी के समान खुशनवीश सुंदर अक्षर लिखने वाला लेखक कहाँ मिलता था। बड़े बड़े सिविलियन और गवर्नर कहा करते थे कि सारी ब्रिटिश सर्विसों में महादेव के समान अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने पर भी मिलता नहीं था। पढ़ने वाले को मंत्रमुग्ध करने वाला शुद्ध और सुंदर लेखन, मतलब महादेव भाई का अक्षर किस प्रकार सुंदर और शुद्ध है, यही बताया है इसमें। दुनिया पर राज करने वाले ब्रिटिश सरकार को भी ये महादेव भाई जैसा लिखने वाला कोई मिलता ही नहीं था। तो पूरी ब्रिटिश सरकार मानो कि जैसे महादेव भाई के अक्षर पर जलते थे। महादेव के हाथों के लिखे गए लेख, टिप्पणियाँ, पत्र, गांधी जी के व्याख्यान, प्रार्थना, प्रवचन, मुलाकातें, वार्तालापों पर लिखी गई टिप्पणियाँ, सब कुछ फुलस्केप के चौथाई आकार वाली मोटी अभ्यास पुस्तकों में लंबी लिखावट के साथ जेट किसी गति से लिखा जाता था। वे शॉर्ट हैंड जानते नहीं थे। यहाँ पर बताया है कि महादेव भाई जो लिखते थे वो कितनी गति से भी लिखते थे कि जैसे विमान की गति हो लिखने की उनकी। बड़े बड़े देशी विदेशी राजपुरुष, राजनीतिज्ञ, देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्रों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संचालक, पादरी, ग्रंथकार आदि गांधी जी से मिलने के लिए आते थे। ये लोग खुद या उनके साथी संगी भी गांधी जी के साथ बातचीत को शॉर्ट हैंड में लिखा करते थे। महादेव एक कोने में बैठे बैठे अपनी लंबी लिखावट में सारी चर्चा को लिखते रहते थे। मुलाकात के लिए आए हुए लोग अपनी मुकाम पर जाकर सारी बातचीत को टाइप करके जब उसे गांधी जी के पास ओके करवाने के लिए पहुंचते, तो भले ही उनमें कुछ भूले या कमियां खामियां मिल जाए, लेकिन महादेव की डायरी में या नोट बही में मजाल है कि कॉमा मात्र को भी भूल मिल जाए। गांधी जी कहते, महादेव के लिखे नोट के साथ थोड़ा मिलान कर लेना था न, और लोग दांतों उंगली दबाकर रह जाते। लुई फिशर और गुंतर के समान धुरंधर लेखक अपनी टिप्पणियों का मिलान महादेव की टिप्पणियों के साथ करके उन्हें सुधारे बिना गांधी जी के पास ले जाने में हिचकिचाते थे। तो इसमें बताया है कि उनका लेखन जो है शुद्ध और सुंदर है ही, साथ में उनकी गति भी ज़बरदस्त है। और यही नहीं है कि जब वो चर्चाओं में, सभाओं में ये सब कुछ लिखते थे, तब कॉमा मात्र भी उनके हाथों से छूटता नहीं था। मतलब एक्यूरेसी जो है ये भी बताई है उसमें। गांधी जी के पास बड़े बड़े राजपुरुष, राजनीतिज्ञ, समाचार पत्र के प्रतिनिधि आते थे, संगठक आते थे, पादरी, ग्रंथकार आते थे, लेखक आते थे। तो वे सारे गांधी जी के बातचीत जब करते थे वो भी लिखते थे, लेकिन वो शॉर्ट हैंड में लिखते थे। और जब पूरा लिख लेते थे बाद में, तब गांधी जी के पास ओके करने के लिए चले जाते थे। तो गांधी जी कहते थे कि महादेव भाई से ओके करके लेकर आओ। अगर ऐसा नहीं होता तो गांधी जी कहते थे कि महादेव भाई से अगर थोड़ा सा मिलान कर लिया होता तो आपकी गलती न होती। तो दिखाने वाले ये दांतों उंगली दबा कर रह जाते थे। बड़े से बड़े लेखक जैसे लुई फिशर और गुंतर जैसे लेखक भी गांधी जी को कुछ नोट दिखाने के पहले वो हिचकिचाते थे कि वो भी जानते थे कि कहीं गलती हो सकती है।
साहित्यिक पुस्तकों की तरह महादेव वर्तमान राजनीति प्रवाहों और घटनाओं से संबंधित अद्यतन जानकारी वाली पुस्तकें भी पढ़ते रहते थे। हिंदुस्तान से संबंधित देश विदेश की ताजी से ताजी राजनीतिक गतिविधियों और चर्चाओं की नई से नई जानकारी उनके पास मिल सकती थी। सभाओं में, कमेटियों की बैठकों में या दौड़ती रेलगाड़ियों के डिब्बों में ऊपर की बर्थ पर बैठकर ठूस ठूस कर भरे अपने बड़े बड़े झोलों में रखे ताजे से ताजे समाचार पत्र, मासिक पत्र, पुस्तकें वे पढ़ते रहते अथवा यंग इंडिया और नवजीवन के लिए लेख लिखते रहते। लगातार चलने वाली यात्राओं, हर स्टेशन पर दर्शनों के लिए इकट्ठा हुई जनता के विशाल समुदायों, सभाओं, मुलाकातों, बैठकों, चर्चाओं और बातचीतों के बीच वे स्वयं कब खाते, कब नहाते, कब सोते, कब अपनी हाजतें रफा करते, किसी को इसका कोई पता ही नहीं चल पाता। वे 1 घंटे भर 4 घंटों का काम निपटा देते। काम में रात और दिन के बीच कोई फर्क शायद ही कभी रहता हो। वे सूत भी बहुत सुंदर काटते थे। अपनी इतनी सारी व्यस्तताओं के बीच भी वे काटना कभी चूकते नहीं थे। तो यहाँ बताया है कि गांधी जी के साथ रहकर ये व्यस्तताओं के बीच इनकी जो साहित्यिक गतिविधियाँ जो है और रिसेंट जो भी गतिविधि जो है ये भी पढ़ने में ये माहिर थे। इतनी व्यस्तताओं के सभा चर्चाओं के बावजूद ये रेलगाड़ी में अपने साथ पुस्तकें ठूस ठूस कर भर कर ले जाते थे और बर्थ पर प्रवास में ही ये सारी पुस्तकें, समाचार पत्र, मासिक वो पढ़ लेते थे। और इतना दिन और रात वो काम करते थे। इतनी व्यस्तताओं के बावजूद भी वो अपना काम कब करते थे ये किसी को पता ही नहीं चलता था। स्वयं वो कब खाते थे, कब नहाते थे, कब सोते थे, कब अपनी हाजतें पूरी करते थे, ये भी किसी को नहीं पता चलता था। दिन और रात उनके लिए एक जैसा था, कोई फर्क ही नहीं है। यहाँ तक कि इतनी व्यस्तताओं के बावजूद भी वे सूत भी सुंदर काटते थे। मतलब जो खादी, जो बुनने का काम जो चरखे पर किया करते थे आश्रम में, तो महादेव भाई भी काफ़ी व्यस्त होने के बावजूद भी चरखे पर ये सूत काटने का काम करते थे। सूत भी वे अच्छी तरह से काटते थे। बिहार और उत्तर प्रदेश के हजारों मील लंबे मैदान गंगा, यमुना और दूसरी नदियों के परम उपकारी सोने की कीमत वाले गाद के बने हैं। आप 100 को चल लीजिए, रास्ते में सुपारी फोड़ने लायक एक पत्थर भी कहीं मिलेगा नहीं। इसी तरह महादेव के संपर्क में आने वाले किसी को भी ठेस या ठोकर की बात तो दूर रही, खुरदरी मिट्टी या कंकरी भी कभी चुभती नहीं थी। उनकी निर्मल प्रतिभा उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को चंद्र शुक्र की प्रभा के साथ दूधो नहला देती थी। उसमें सराबोर होने वाले के मन से उनकी इस मोहिनी का नशा कई कई दिन तक उतरता न था। मतलब उनका स्वभाव जो है कितना मुलायम है, कितना प्यारा है, ये बताया है। जिस प्रकार गंगा किनारे जो एकदम मुलायम मिट्टी, मुलायम गाद के बने हुए कोसों दूर तक एक कंकर भी नहीं मिलेगा, एकदम मुलायम मिट्टी मिलेगी गंगा किनारे, वैसे ही उनका स्वभाव है। मतलब उनका स्वभाव और वो गाद, उसकी तुलना की गई है, उसकी उपमा दी गई उनके स्वभाव को कि उस गाद में एक भी कंकर नहीं, एक भी पत्थर नहीं कि ताकि आपको चलते वक्त ठोकर लगे। तो वैसे महादेव के साथ रहते हुए आपको जरा सी भी ठोकर नहीं लगेगी। महादेव का समूचा जीवन और उनके सारे कामकाज गांधी जी के साथ एकरूप होकर इस तरह गूंथ गए थे कि गांधी जी से अलग करके अकेले उनकी कोई कल्पना की ही नहीं जा सकती थी। मतलब इन दोनों को अकेला किसी को कर ही नहीं सकते थे। मतलब एक दोनों में इतना मिलजुल गए थे वे। कामकाज की अनवरत व्यस्तताओं के बीच कोई कल्पना भी न कर सके, इस तरह समय निकालकर लिखी गई दिन प्रतिदिन की उनकी
डायरी के वे अनगिनत अभ्यास पुस्तकें आज भी मौजूद है। प्रथम श्रेणी की शिष्ट संस्कार संपन्न भाषा, मनोहारी लेखन शैली की ईश्वरीय देन महादेव को मिली थी। यद्यपि गांधी जी के पास पहुंचने के बाद घमासान लड़ाइयों, आंदोलनों और समाचार पत्रों की चर्चाओं के भीड़ भरे प्रसंगों के बीच केवल साहित्यिक गतिविधियों के लिए उन्हें कभी समय नहीं मिला। फिर भी गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने किया, जो नवजीवन में प्रकाशित होने वाले मूल गुजराती की तरह हर हफ्ते यंग इंडिया में छपता रहा। बाद में पुस्तक के रूप में उसके अनगिनत संस्करण सारी दुनिया के देशों में प्रकाशित हुए और बिके। गांधी जी के साथ रहते हुए इन्हें अपने अंदर का जो हुनर जो है, साहित्यिक हुनर, ये दिखाने के लिए इन्हें मौका नहीं मिला, क्योंकि काफ़ी व्यस्तताओं भरा जीवन था। फिर भी इन्होंने गांधी जी के जो आत्मकथा जो है सत्य के प्रयोग, इसका अनुवादन इन्होंने किया है। बाद में इसे प्रकाशित भी किया। ढेरों सारी इनकी किताबें बिक चुकी। सन 1934-35 में गांधी जी वर्धा के महिला आश्रम में और मगनवाड़ी में रहने के बाद अचानक मगनवाड़ी से चलकर सेगांव की सरहद पर एक पेड़ के नीचे जा बैठे। उसके बाद वहाँ एक दो झोपड़े बने और फिर धीरे धीरे मकान बनकर तैयार हुए। तब तक महादेव भाई, दुर्गा बहन और चिरंजीव नारायण के साथ मगनवाड़ी में रहे। वहाँ से वे वर्धा की असह्य गर्मी में रोज सुबह पैदल चलकर सेवाग्राम पहुँचते थे। वहाँ दिन भर काम करके शाम को वापस पैदल आते थे। जाते आते पूरे 11 मील चलते थे। रोज रोज का यह सिलसिला लंबे समय तक चला। तो यहाँ बताया है कि 1935 के दरमियान वर्धा का जो महिला आश्रम जो है, और वहाँ से फिर मगनवाड़ी ये रहने लगे हैं। मगनवाड़ी से चलकर ये सेगांव की सरहद पर जाकर बैठ गए एक पेड़ के नीचे, तो वहीं पर झोपड़ी और बाद में मकान बन गए। तब तक महादेव भाई मगनवाड़ी अपनी बहन जो है और अपने चिरंजीव, इनके साथ रहने लगे हैं। वहाँ से वे असह्य गर्मी में 11 मील तक आश्रम तक चलते थे, और बाद में यही परिणाम जो है धूप में चलने का 11 मील तक इनके जीवन पर पड़ा है। और इसलिए कहा है कि कुल मिलाकर इसका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, उसकी अकाल मृत्यु के कारणों में वह एक कारण माना जा सकता है। तो महादेव भाई की जो अचानक जो मृत्यु हुई, अकाल मृत्यु का मतलब है अचानक मृत्यु हो जाना, तो उसका एकमात्र कारण, मतलब ऐसे अनेक कारण हुए होंगे, लेकिन उसमें से एक कारण है वो धूप में चलना 11 मील तक, वही बताया जाता है। इस मौत का घाव गांधी जी के दिल में उनके जीते जी बना ही रहा। वे भर्तृहरि के भजन की यह पंक्ति हमेशा दोहराते रहे। क्या है वो पंक्ति? ये रे जख्म जोगे नहीं जसे, यह घाव कभी योग से भरेगा नहीं। मतलब उनकी अकाल मृत्यु जो हुई महादेव की, वो गांधी जी के दिल में जीते जी बनाई रही, वो भूलने से भी भूल नहीं पाए। और वही बताया है, ये जो घाव जो है ये भरेगा नहीं। बाद के सालों में प्यारेलाल जी से कुछ कहना होता और गांधी जी उनको बुलाते, तो उस समय भी अनायास उनके मुंह से महादेव ही निकलता। बाद में महादेव की मृत्यु के बाद प्यारेलाल जी गांधी जी के सेक्रेटरी बने। जब भी प्यारेलाल को बुलाना होता तो गांधी जी के मुंह से महादेव ही निकलता था। तो इस पाठ में हमें लेखक ने बताया है कि किस प्रकार महान व्यक्ति महानतम कार्य कर पाते हैं। उनके साथ जो सहयोगी होते हैं, वे सहयोगी इन महान व्यक्ति की चिंता और उलझनों को अपने सर ले लेते हैं। यहाँ पर भी गांधी जी की सारी चिंताएं, उलझनें महादेव भाई ने अपने सर पर ले ली, और इसके कारण ही गांधी जी एक महान शख्सियत बन पाए। यही हमें लेखक ने बताया है। इस पाठ का अनुवाद किया है श्री काशीनाथ त्रिवेदी। पाठ
समझ में आया ही होगा। धन्यवाद।